नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शाम के 4 बजने जा रहे हैं। वक्त है 4 के अलार्म का, जिसमें हम दिखाएंगे दिन भर की हर बड़ी खबर और उसका राउंड अप। सबसे पहले 4 बड़ी खबरों पर खास नजर। आइए करते शुरुआत, देखते हैं सबसे पहले हमारी कौन सी वो 4 खबर है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहली खबर अयोध्या से, क्योंकि अयोध्या में चढ़ावे की चोरी पर आरएसएस का पहला बड़ा बयान। का भक्तों की भावना से हुआ खिलवाड़। दूसरी खबर होगी ऐप से बैटरी रिक्शा बंद करने की शरारतों पर सक्रिय हुई सरकार। एक चाइनीज ऐप को प्ले स्टोर से हटाया। और तीसरी खबर, मॉनसून ने हर जगह खोली सिस्टम की पोल। जानलेवा बन रहे हैं कहीं गड्ढे तो कहीं मैनहोल। और चौथी खबर होगी अपने सुप्रीम लीडर को आखिरी विदाई दे रहा है ईरान। अली खामनेई के आखिरी सफर पर उमड़ा जन सैलाब। ये चारों खबर तो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जो भी बड़ी खबर होगी आज की, वो आपके सामने अगले 1 घंटे तक जुड़े रहिए, 4 के अलार्म में पहुंचाएंगे। लेकिन शुरुआत आज की 4 ऐसी तस्वीरों के जरिए जो कि सुर्खियों में है। लेकिन क्यों, पता करते हैं, देखते हैं। चलिए, सबसे पहली जो आपको तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं वो यूक्रेन के खार्किव में रूस का बड़ा अटैक है और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जहां 4 लोगों की मौत है और कई बच्चे घायल भी हो गए। सुनिए, देखिए। दूसरी तस्वीर, दक्षिणी फ्रांस के आडे और हेरल्ड के जंगलों में भीषण आग लग गई है। रिहायशी इलाकों को भेजा गया अलर्ट। आग पर अब तक नहीं पाया जा सका है ये काबू। ये तस्वीर देखिए आपके सामने। क्योंकि गुरुग्राम में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया। सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को कार ने टक्कर मार दी। दोनों की हालत नाजुक है इस वक्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी तस्वीर, अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। न्यूयॉर्क के आसमान में फ्रांस की एरोबेटिक टीम ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। चलिए, अब इन तस्वीरों के बाद बढ़ते हैं आगे 4 के अलार्म में। पहली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। देखिए, अयोध्या से जुड़ी खबर, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आरएसएस का पहला बड़ा बयान सामने आया है। आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हम इस घटना से बेहद आहत हैं। वो बोले हैं कि चोरी की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, भक्तों की भावना से खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बहाने हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश है। तो चढ़ावा चोरी को लेकर आरएसएस की तरफ से पहला बड़ा बयान। सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, उनका बयान, कहते हैं ये जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, हिंदू धर्म को बदनाम करने की ये साजिश है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है। इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए, ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। और इस बीच अयोध्या में पुलिस और एसआईटी दोनों चढ़ावा चोरी मामले की तफ्तीश कर रहे हैं। इस मामले में एक आरोपी अविनाश शुक्ला से आज पुलिस ने पूछताछ की और फिर उसकी निशानदेही पर बाकी जगहों पर जांच की गई। राम मंदिर दान गबन केस के एक आरोपी अविनाश शुक्ला से अयोध्या की इसी पुलिस लाइन में आज भी पूछताछ चल रही है। पुलिस ने कोर्ट से उसकी हिरासत ली है, जबकि बाकी आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल में ही हैं। अविनाश से उस वायरल तस्वीर पर भी सवाल किए गए, जिसमें उसका भाई नोटों की गड्डियों के साथ दिख रहा है। इससे पहले पुलिस टीम अविनाश के घर जाकर उसके माता पिता से भी पूछताछ कर चुकी है।
दरअसल अविनाश इस पूरे घोटाले का एक अहम किरदार रहा है। मामले में जो बरामदगी की राशि है सबसे ज्यादा अविनाश शुक्ला की है और पुलिस को जो अब तक एविडेंस कलेक्शंस में दिखाई दे रहा है कि अविनाश शुक्ला वो की पर्सन था जो पैसे कलेक्ट कर अपने आवास पे रखता था और वहां से पैसे बाकियों में बंटते थे। ऐसे एविडेंसेस पुलिस को मिले। इस बीच जांच में सामने आया एक और बड़ा पहलू ये है कि अधिकांश आरोपियों ने कई महीनों से अपना वेतन नहीं निकाला है। उनके बैंक खातों से ये जानकारी मिली है। आरोपियों की तनख्वाह 17 से 20 हजार रुपए थी। ऐसे में शक गहरा गया है कि ये सभी चंदा चोरी के पैसे से अपना खर्चा चलाते थे। और इस बीच अयोध्या राम मंदिर परिसर के सभी मंदिरों के पुजारियों का नया रोस्टर भी जारी हो चुका है और देखिए हर 15 दिनों पर उनकी ड्यूटी बदली जाएगी। इस बीच एसआईटी ने आज भी ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ की है। चंदा चोरी के पूरे मामले में धर्माचार्यों से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक के नेता सख्त कार्रवाई की लगातार मांग उठा रहे हैं। पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है। दान गबन केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एक बार फिर अयोध्या राम मंदिर परिसर में है। एसआईटी ट्रस्ट के सदस्यों से पूछताछ में आभूषणों की चोरी और जमीनों की खरीद फरोख्त के दावों की भी पड़ताल कर रही है। इस सिलसिले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ चल रही है। कल भी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से कई घंटे पूछताछ हो चुकी है। चंपत राय ने महासचिव पद पर होने के चलते ट्रस्ट की कई जमीनों की रजिस्ट्री के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस बीच हिंदू धर्माचार्य इस पूरे मामले से काफी नाराज हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री भी अपनी नाराजगी जाहिर करने में पीछे नहीं है। नहीं कहा कि ये पाप नहीं महापाप है और भगवान इसका दंड देंगे, लेकिन एक बात हम और कहना चाहेंगे। आज देश की कानून व्यवस्था पर, एसआईटी पर हम सबको पूर्ण भरोसा करना चाहिए। जांच चल रही है। इस बीच एक नई बात यह हुई कि अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों की ड्यूटी का नया रोस्टर जारी हो गया है। गर्भगृह में पूजा करने वाले पुजारियों का क्रम बदला गया है। राम मंदिर समेत 18 मंदिरों में 35 पुजारी लगे हुए हैं। अब हर 15 दिन में उनकी ड्यूटी बदली जाएगी। इस बीच पुलिस जांच में लगातार सामने आया है कि सीसीटीवी को घेर कर उसकी आड़ में चंदा चोरी की जाती रही और चंपत राय के कहने पर चंदे की गिनती के लिए अनिल मिश्रा ने लोगों को नियुक्त किया और यही वजह है कि उन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राम मंदिर दान काउंटिंग सेंटर के अंदर 2 आरोपियों अविनाश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा की ये तस्वीरें पहली बार काउंटिंग सेंटर के अंदर बैठे और बाहर खड़े आरोपियों की तस्वीरें सामने आई हैं। कहा जा रहा है कि चंपत राय के कहने पर अनिल मिश्रा ने उन्हें काम पर रखा। तब इन आरोपियों के पास आई कार्ड नहीं था और केवल इस ड्यूटी चार्ट को दिखाकर उन्हें एंट्री मिल जाती थी। सीसीटीवी कैमरे थे लेकिन कंट्रोल रूम में फुटेज देखने वाला कोई नहीं था। आरोपियों ने इसी का फायदा उठाया। सभी नए कर्मचारियों को ट्रस्ट की ओर से 18,000 रुपए प्रतिमाह तनख्वाह दी जाती थी। दोपहर 1:30 बजे लंच ब्रेक होता था। चढ़ावे की गिनती एक नहीं बल्कि 2 काउंटिंग सेंटरों पर होती थी। कुंभ के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और चढ़ावे में कई गुना बढ़ोतरी के चलते 2 केंद्र बनाए गए। पहला काउंटिंग सेंटर मंदिर परिसर के भीतर तीर्थयात्री सुविधा केंद्र के भवन में था। दूसरा काउंटिंग सेंटर मंदिर परिसर के अंदर पुलिस चौकी में बनाया गया था, जिसके बाहर कई आरोपियों की ये तस्वीरें हैं। विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी दी थी तब उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मामला इतना गंभीर है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सारे बड़े आरोपी जेल चले जाएं। मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर इसी मामले में। तो मोदी जी ने कहा रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं ये, हाँ अनिल मिश्रा हैं। तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी। और चढ़ावा चोरी को लेकर महाराष्ट्र में भी भरपूर सियासत है।
शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि वो 5 जुलाई को आंदोलन करेंगे। राम रक्षा आंदोलन करेंगे उद्धव ठाकरे। इस बीच सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसमें अखिलेश जी को क्या परेशानी? पर अखिलेश जी ये भूल जाएंगे क्या? न अखिलेश जी, क्या जनता ये भूल जाएगी कि समाजवादी पार्टी के शासन में अयोध्या और राम मंदिर के लिए कैसा व्यवहार होता रहा है? पहली बार शासन में आए, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो अयोध्या में गोलियां चलती थी, लोग मरते थे, सरयू में लाशें फेंकी जाती थी। भगवान राम की चोरी करने वाले, जो चढ़ावा चोरी करने वाले, चंदा चोरी करने वाले, जमीन का घोटाला करने वाले, ये क्या आरोप लगा रहे हैं? ये पहले भगवान के राम के दरबार में जाके कान पकड़ के उठा बैठी करें और जाके भगवान राम से माफी मांगे। अभी तक चंपत राय बंसल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अनिल मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? गोविंद गिरी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? वहां पे गोपाल राव को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? चलिए, उत्तर प्रदेश के सियासतदानों को आपने सुन लिया। अब महाराष्ट्र से जुड़ी खबर, क्योंकि दान चोरी पर महाराष्ट्र में भी सियासत भरपूर है। बहुत राजनीति वहां पर हो रही है, गर्मा गई है इस दान चोरी को लेकर। उद्धव ठाकरे 5 जुलाई को इसको लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं राम रक्षा आंदोलन करेंगे उद्धव ठाकरे। सुनिए जरा। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है, इसलिए जो मैंने शब्द का प्रयोग किया है, ऑपरेशन राम मंदिर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि उनका बाद में सत्कार किया जाएगा और वो कहीं पर राज्यपाल और कहीं पर वो मंत्री वगैरह बना दिए जाएंगे। तो जो भी चोर है उनको तो सजा होनी चाहिए। जो भी मंदिर लूट रहे हैं उनको हिंदू माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूं कि मुंबई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले, पूरे देश में रहने वाले जो भी हिंदू है वो सारे इस आंदोलन में आए। उत्तर भारत तो ही है, लेकिन मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय जो भी जय श्री राम कहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाए। जय शिवराय, जय श्री राम कहते हुए वो आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही बस पथरीली खाई में जा गिरी। 40 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इधर केतन अग्रवाल मर्डर केस में नया मोड़ आया है। आरोपी चेतन का क्लासमेट भी शक के दायरे में आ गया है। युवक को चेतन की साजिश के बारे में पता था। पुणे पुलिस जांच कर रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। पहलगाम और बालटाल से रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। सोना आज 3,104 रुपए महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1,46,000 पहुंची। चांदी के दाम बढ़कर 2.33 लाख रुपए किलो हुए। एक और खबर जो सुर्खियों में, ई रिक्शा की बैटरी को दूर से ही बंद करने की शिकायतों के मद्देनजर सरकार ने कार्रवाई की है। देखिए, सरकार ने चाइनीज ऐप बैट बीएमएस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया है। इस ऐप के इस्तेमाल से कई ई रिक्शा बंद किए जाने की तस्वीरें सामने आई थी और इसके बाद ऐसे ऐप्स को लेकर दिशा निर्देश सख्त करने की मांग काफी तेज हो गई। जो रिक्शा जहां खड़ा था वहीं पर लॉक हो गया, बंद हो गया एक तरह से। सोशल मीडिया पर बीते 2 दिन से ऐसी तस्वीरों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दूर से ही चलते हुए ई रिक्शा को एक ऐप से बंद कर देने की तस्वीरें। इनसे पता चला कि एक चाइनीज ऐप बैट बीएमएस का इस्तेमाल कर कई ई रिक्शा वालों को परेशान किया गया। ब्लूटूथ से ऐप को कनेक्ट कर उसकी बैटरी ऑफ कर दी गई। परसों हमारे साथ ऐसे हुआ था, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई। हम धक्का मार के बड़ी मुश्किल से इन भैया डीलर के पास लेके आए हैं, तो उन डीलर ने फ़ोन से हमारी गाड़ी सही करी थी। और हमें तो आता ही नहीं सही करना। अगर मानो ये भी सही नहीं करते तो हम कहाँ लेके जाते गाड़ी। बहुत परेशानी में हम, और धक्का मार के लाए गर्मी में। शुरुआती जांच से पता चला कि बैट बीएमएस ऐप ब्लूटूथ से जुड़ने वाली लिथियम बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाता है और फिर बैटरी को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकता है। दरअसल ये ऐप बैटरी की वोल्टेज, टेम्परेचर और करंट को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके कंट्रोल फंक्शन का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। ऐसी शिकायतों के मद्देनजर सरकार सक्रिय हो गई। सरकार के निर्देश पर बैट बीएमएस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटा दिया गया।
लेकिन ब्लूटूथ इनेबल्ड बैटरी के साथ ऐसा सिर्फ चाइनीज ऐप से नहीं, कई अन्य ऐप्स के जरिए भी किया जा सकता है। देखिए, एनडीटीवी की संवाददाता इशिका वर्मा ने इस मामले की पड़ताल करते हुए जाना कि आखिर ऐप से कैसे किसी ई रिक्शा को कंट्रोल किया जा सकता है। हम फिलहाल अभी एक ई रिक्शा में सवार हैं और ठीक वही ऐप जो BMS ऐप है जो अभी वायरल हो रहा है, जो चाइनीज कंपनी का बैटरी मैनेजमेंट ऐप है, उसी से हम भी कोशिश करेंगे इस ई रिक्शा को रोकने की। तो अभी आप देखें तो हमने अभी जो है कनेक्ट कर लिया है इस ई रिक्शा को अपने स्मार्टफोन से, और आप देखें तो पूरा कंट्रोल हमें दिखाई दे रहा है अपने स्मार्टफोन पे। अब हम अगली में क्या करेंगे कि हम इस ई रिक्शा को बंद करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखें तो ये ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें अब हम स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो अब एक नया फीचर आ गया है कि अब आपको इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। अब पासवर्ड जो है ये वाला एक नया फीचर है और हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि ये जो है ये नया फीचर है, क्योंकि कल तक अगर आप इसे करते या परसों तक आप इस ऐप को यूज़ कर रहे होते तो ये फीचर आपको नहीं दिखता ऐप में। ये हम आपको बता दें ये भी बैटरी मैनेजमेंट ऐप है, लेकिन ये USA की कंपनी का ऐप है और हम आपको दिखाएं कि हम ब्लूटूथ से अब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस ऐप में जो है हम इसी ई रिक्शा को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए तो यहाँ पर भी वही हमें ब्लूटूथ दिख रहा है और अभी हमने इस ऐप के थ्रू इसे कनेक्ट कर लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अब इस ऐप से भी हम कोशिश करेंगे इस ई रिक्शा को बंद करने की। तो फिलहाल हम दिखाएं इस तरीके का सेटिंग आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही जो है सिमिलर काइंड ऑफ सेटिंग मिलेगा। अब हम इसे इस ऐप के थ्रू स्विच ऑफ करने की कोशिश करेंगे और हम आपको दिखाएं कि अब हम इसे स्विच ऑफ करेंगे और देखिए धीरे धीरे आप देखेंगे कि कैसे ये जो ई रिक्शा है वो अब बंद हो गई। हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तस्वीरें कि हमने यहाँ पर बंद किया और जो ये है ये ई रिक्शा वो अभी बंद हो चुकी है। फिलहाल हम अभी यहाँ के जो ऑटो चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप एक बार कोशिश कीजिए इसको चलाने की, क्या आप चला पा रहे हैं? अच्छा, इसका डिस्प्ले ही चला गया है। वह फिर से कोशिश कीजिए चलाने की। होगा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो ई रिक्शा चालक हैं अब वो इसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसे चला नहीं पा रहे हैं। और हम आपको दिखा दें कि अभी हम चाहें तो इस ई रिक्शा को वापस से ऑन कर सकते हैं इसी ऐप के थ्रू। तो हम आपको दिखाएं, अब हम इसे ऑन करने की कोशिश करेंगे। ऑन कर दिया हमने, अब हम आएंगे वापस से और आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि जो डिस्प्ले है वो वापस से आ गया। अब आप गाड़ी चलाने की कोशिश कीजिए। चलेगा। चल गया। तो आप देखें कि कैसे जो है स्मार्टफोन पर सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये दूसरी ऐप हम आपको दिखा रहे हैं जिससे ठीक उसी तरीके का जो सिचुएशन है वो यहाँ पर पैदा हो रहा है, जिससे हम देखें तो बैटरी रिक्शा जो है सिर्फ चंद सेकंड्स में हम बंद कर पा रहे हैं और उससे वापस स्विच ऑन कर पा रहे हैं। और एनडीटीवी ने इस मामले में एक ई रिक्शा डीलर इंसाफ खान से बातचीत की है। देखिए, अभी तक तो जो हमने भी जितनी भी गाड़ियां ऑन करी है ना, हमने उसमें पासवर्ड लगा दिया था, तो हमें ये लग रहा था कि शायद गाड़ी अभी बंद नहीं होगी, लेकिन एक पासवर्ड लगाने के बाद में भी कुछ गाड़ियां बंद हुई हैं। फिर हमने वो डबलिंग कर दिया था, मतलब उसी को रिपीटेड कर दिया था। तो अभी तक तो जिनमें जो वो पासवर्ड लगाएं डबल हमने, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। जिनमें स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हमने सोचा सॉफ्टवेयर कुछ अपडेट है तो हो सकता ऑन हो जाएगी, ये तो जब हमें बाद में पता चला कि नहीं कुछ लोग बंद कर रहे हैं तो हमने पासवर्ड लगाना स्टार्ट किया। तो जिनमें हमने डबलिंग लगाया हुआ वो वाले तो अभी तक बंद नहीं हुई थी। एक और उसी का जैसा कोई अब वो था मतलब डाउनलोड किया था उन्होंने ऐप, उससे भी गाड़ी बंद हुई थी। हाँ, मैंने एक्चुअली देखा नहीं, किसी ने मुझे बताया था, कह रहा है कि इससे भी बंद करिए, एक गाड़ी बंद भी हुई थी। और वहीं साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल का कहना है कि मामला सिर्फ चाइनीज ऐप का नहीं है, मामला अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने का है।
आजकल तो बहुत ही क्लियर मुद्दा है कि बाहर का कोई ऐप आता है तो आप चाहे डेटा का लेन देन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, नुकसान हमें हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है चाइना की बात करके ना मेन मुद्दे से हम थोड़ा ड्रिफ्ट कर रहे हैं। मेन मुद्दा चाइना नहीं है, कल को रशिया, यूएस कोई भी हो सकता है। मेन मुद्दा यह है कि हमारे साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड क्या है, हमारे मेजर्स क्या है। क्योंकि देखिए, आप अकेले तो बिजनेस करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आप बाहर से जरूर लाएंगे। बाहर से लेन देन करना, बिजनेस करना प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं। अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ईवी सेक्टर में जो अभी तक नहीं है वो सेट हो जाए साइबर सिक्योरिटी के रिलेशन में, तो मुझे लगता है ऐसे कई सारे आने वाली चुनौतियां भी हम आज भी हैंडल कर सकते हैं। और ये पूरा मामला एआई के इस दौर में हमारी चिंताओं को और बढ़ा देता है कि क्या कहीं कोई एक बटन दबाकर हमारे सिस्टम से खिलवाड़ कर सकता है। अगले कुछ सालों में वाहनों को धीरे धीरे ई वाहन में बदलने की तैयारी चल रही है और ऐसे में चाइनीज ऐप एक बड़ी समस्या बन सकते हैं। यही वजह है कि हर बैटरी के लिए पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन होना बेहद जरूरी है ताकि दूर से ही बैटरी का पावर आउटपुट ना काटा जा सके। और यही वजह है कि ईवी क्षेत्र में नियमों की समीक्षा की जाए और ईवी बनाने वालों के लिए भी दिशा निर्देश बेहद जरूरी है। देश में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अब ईवी बैटरी से ना जुड़ा हो। यही वजह है कि ईवी बैटरी से जुड़े हर क्षेत्र में सतर्क रहना बेहद आवश्यक है ताकि कोई भी कहीं भी दूर बैठा शख्स बटन दबाए और खेल ना कर सके। चलिए, हर बड़ी खबर पर नजर है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहे, देखते रहे एनडीटीवी इंडिया। हम लौट रहे हैं बेहद जल्द। ब्रेक के बाद 4 के अलाम में बढ़ते हैं आगे। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस लेकर योगा सेंटर कौशलपुरी पहुंची है, जहां सुबह 9:30 बजे से अविनाश शुक्ला को पुलिस ने रिमांड पर लेकर कई जगह उसकी निशानदेही पर नकदी और कागजात को पकड़ा भी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त अयोध्या के कौशलपुरी में है अविनाश शुक्ला का योगा सेंटर। यहीं से वो बक्सा भी बरामद हुआ था और सुबह ही 9:30 बजे पुलिस लेकर पहुंच गई थी। उस समय से रिमांड पे है। अविनाश की निशानदेही पर कई जगह से कैश भी मिला है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। देखिए, पूरा ईरान इस वक्त अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि देने में जुटा हुआ है। अंतिम यात्रा में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। लेकिन इससे पहले ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है? न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से यह खबर है। ईरान के वार्ताकारों अरागाची और गलीबाफ को मारने की तैयारी में था इजराइल। इजराइल ने की थी ईरानी वार्ताकारों को मारने की साजिश। अमेरिका को डर था कि हत्या से शांति वार्ता टूट जाएगी। वॉशिंगटन ने सहयोगी देशों से ईरान को चेतावनी दिलवाई। अमेरिका ने इजराइल से भी संयम बरतने को कहा है। तो करीब 4 दशकों तक ईरान के सबसे ताकतवर शख्स रहे अयातुल्ला अली खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से सैकड़ों नेता और राजनयिक पहुंचे हैं। अंतिम यात्रा तेहरान, कुम, नजफ और करबला से होकर गुजरेगी और इस दौरान 1.5 से 2 करोड़ लोगों के आने की संभावना भी है। ईरान इस आयोजन के जरिए कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन में भी जुटा हुआ है। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद, आज यहाँ हजारों लोगों की भीड़ है, लेकिन फिर भी सिर्फ खामोशी है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई का अंतिम सफर शुरू हो गया है। जिस जगह कभी रसूख और सत्ता की गूंज हुआ करती थी, आज वहां सिर्फ सिसकियां और ट्यूलिप के फूलों के बीच आयतुल्ला अली खामनेई और उनकी 14 महीने की मासूम पोती का शव रखा हुआ है। फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में आयतुल्ला अली खामनेई मारे गए थे। तब से ईरान थमसा गया, लेकिन आज उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। धार्मिक विद्वानों से लेकर पड़ोसी देशों के राष्ट्रपतियों तक हर कोई यहाँ नतमस्तक है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जो अमेरिका हमले के समर्थक थे, उनके लिए तेहरान के दरवाजे आज भी बंद हैं। ईरान के लिए ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि युग का अंत है। 9 जुलाई को आयतुल्ला अली खामनेई को उनके शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो इस वक्त पूरा ईरान शोक में डूबा हुआ है अली खामनेई के अंतिम विदाई के बीच। जैसा कि आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, करोड़ों लोग इसमें जो है वो शामिल हो रहे हैं और दुनिया भर के जो देश हैं वो भी अपने राजनयिकों को और लोगों को भेज रहे हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने। आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम सफर के बीच ईरान के 70 गलियारों में सन्नाटा है,
क्योंकि अंतिम संस्कार में उनके बेटे और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के शामिल होने पर सस्पेंस बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा खामनेई अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। ईरान सरकार के मुताबिक इजराइल उन्हें निशाना बना सकता है, इसलिए उनका जनाजे में शामिल होना जानलेवा साबित हो सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कुछ वक्त पहले ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा था कि ईरान के आतंकी शासन को नष्ट करना हमारा लक्ष्य है। ईरान जिस भी नेता को आगे बढ़ाएगा, इजराइल उसका खात्मा करके ही रहेगा। उसका नाम क्या है, वो कहाँ छिपा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। 28 फरवरी के बाद हमले के बाद से ही मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो गंभीर रूप से घायल हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत से ईरान में एक युग का अंत हो गया है। मशहद से शुरू हुआ वो सफर जिसने करीब 4 दशक तक पूरे ईरान पर राज किया। 8 अमेरिकी राष्ट्रपतियों से टकराने वाले अयातुल्लाह अली खामनेई अब इतिहास बन चुके हैं, लेकिन उनका सफर वाकई हैरान करने वाला रहा है। मशहद की तंग गलियों में जन्मे खामनेई ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो आधुनिक फारस के सबसे शक्तिशाली नेता बनेंगे और ईश्वर के दूत कहलाएंगे। वो इस्लामिक क्रांति के वो सिपाही थे जो खुमैनी के साए में पले बढ़े। जब शाह का तख्ता पलट हुआ तो खामनेई उस नई व्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरे। 1981 के हमले में उनका दाहिना हाथ बेकार हो गया, लेकिन उस टूटे हाथ ने ईरान की सत्ता की कमान ऐसी थामी कि अगले 4 दशक तक कोई उसे हिला न सका। खामनेई का ईरान सिर्फ एक देश नहीं, एक विचारधारा था। उन्होंने प्रतिरोध की धुरी बनाई और इन सबको पश्चिम को घुटनों पर लाने की कसम दिलाई। खामनेई की सबसे बड़ी जिद थी परमाणु बम। दुनिया ने पाबंदियां लगाई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटे। उन्होंने ईरान को ऐसे किले में तब्दील कर दिया जहां विरोध की आवाज को फांसी के फंदों से दबा दिया गया। लेकिन यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अब उनके पीछे छूटा ईरान किस करवट बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने अयातुल्लाह अली खामनेई को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। अब उन्होंने क्या लिखा है आपको बता देते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता की शहादत ने पूरे देश में गहरा शोक पैदा कर दिया है, लेकिन ये अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। हमारा देश पहले भी कई मुश्किलों से गुजरा है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत और एकजुट होकर बाहर निकला है। ये शहादत हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने की नई हिम्मत देगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की 5 दिनों की पुलिस रिमांड आज समाप्त हो रही है। सिया और चेतन को पुणे के बड़गांव मावल कोर्ट में पेश कर दिया गया है और मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। यह अहम सुनवाई फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने चल रही है। अदालत में सरकारी वकील राजश्री विरकुंड मौजूद हैं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से सिया के लिए विपुल दुशिंग और चेतन के लिए राम शाह ने पैरवी कर रहे हैं। मामले की जांच कर रहे पुणे ग्रामीण पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मनोज पवार भी कोर्ट रूम में मौजूद है। चूंकि अपराध की बात हो रही है तो अपराध जगत से 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं और कहां से हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। नजर डालिए अपराध की दुनिया से 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के नागपुर में कुख्यात अपराधी गणेश बोरकर की हत्या, पुरानी विवाद में हत्या की आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। गुरुग्राम पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के नाम पर यह ठगी को अंजाम देते थे। एमपी के खंडवा में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ा है। जबकि उत्तर प्रदेश के झांसी में ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। झाड़ू लगाने के पैसे न मिलने पर यह करता था पथराव। आगे बढ़ते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में 26 जून को ही दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें एलपीजी से भरे टैंकर की टक्कर के बाद टोल पर जोरदार तबाही मची थी। जैसे ही टैंकर टोल से टकराया, गैस रिसाव के बाद वहां जोरदार विस्फोट हो गया, जिससे जमकर तबाही मच गई। अफरा तफरी का माहौल हुआ। हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर थी, जबकि कई गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। ये देखिए भयानक विस्फोट। ये तस्वीरें कौशाम्बी के कोखराज टोल प्लाजा पर हुए उस खौफनाक हादसे की हैं, जिसने देखते ही देखते कई जिंदगियां छीन ली। सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एलपीजी गैस से भरा टैंकर टोल प्लाजा से टकराता है।
टक्कर के बाद टैंकर से तेजी से गैस लीक होने लगती है और सफेद धुएं का गुबार पूरे टोल प्लाजा को अपनी चपेट में ले लेता है। कुछ ही सेकंड में लीक हुई गैस टोल प्लाजा पर चल रहे जनरेटर तक पहुंच जाती है। फिर अचानक एक जोरदार धमाका होता है और पूरा इलाका आग की लपटों में घिर जाता है। लगभग 50 फीट ऊंची आग की लपटें उठती दिखाई देती हैं। आग इतनी तेजी से फैलती है कि टोल प्लाजा पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। यार्ड में खड़ी 16 मोटरसाइकिलें और 2 कारें भी आग की चपेट में आकर राख हो जाती हैं। और अब बाढ़, बारिश और तबाही की खबर, क्योंकि सड़क से लेकर बिजली सप्लाई के इंतजामों तक साल भर में जो लापरवाही होती है उसकी पोल बरसात का मौसम जरूर खोल देता है। देखिए, कई हादसे सामने आते हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। बारिश से जुड़े हादसों में 4 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। मुंबई, ठाणे और पुणे में ये जानलेवा हादसे हुए हैं। बिल्कुल आप सबसे भी अपील है, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि बारिश का मौसम है। कहीं करंट दौड़ता है, कहीं मैनहोल खुला रहता है, कहीं छोटा सा गड्ढा होता है और पानी में वो छुपा रहता है। जब तक आप समझते हैं हादसा हो जाता है। सावधान रहें सड़क पर चलते वक्त। तो मुंबई में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा हुआ। चांदीवली इलाके में एक शख्स खुले मैनहोल में जा गिरा और कई घंटों की तलाश के बाद उसका शव बरामद हुआ। बीएमसी का सिस्टम एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ। एक शख्स इस खुले मैनहोल में फिसल कर गिरा। घंटों तलाश हुई और फिर शव ही बाहर निकाला गया। पहली बारिश में पेड़ गिरने से बस के ऊपर एक निर्दोष बच्चे की जान गई। आज मैनहोल खुला रखने से और एक की जान गई। कितने लोगों की जान चाहिए? 60 साल के असलम शेख इस सड़क से पैदल गुजर रहे थे। खुले मैनहोल का ध्यान नहीं रहा और वो सीधे गड्ढे में समा गए। बीएमसी की टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड का अमला भी आया, लेकिन उनकी कोशिश इस शख्स की जान नहीं बचा सकी। मैनहोल खुला था क्योंकि बीएमसी के लोग वहां कुछ काम कर रहे थे, लेकिन हादसे के दौरान अलर्ट करने के लिए कोई नहीं था और यही लापरवाही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ी। अगली खबर महाराष्ट्र के पुणे से, क्योंकि यहां से दिल को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई। वहां सिस्टम की लापरवाही ने 2 साल के मासूम बच्चे की जिंदगी छीन ली। क्या है ये पूरा मामला, पता करते हैं, देखते हैं। ये मौत का अफसोस है। जिस पर बीतती है वही बयां कर सकता है। इस मां ने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है। 2 साल का सोहम खेलते खेलते पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। परिवार को जब इसकी जानकारी मिली तब तक देर हो गई थी। डूबे बच्चे की जान चली गई। लोग भागे भागे आए, पानी के अंदर डूबे बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन जो होना था वो हो चुका था। लोणी कालभोर इलाके में सीवेज और बारिश के पानी की निकासी के लिए 4 गड्ढे खोदे गए थे। आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भर गया और एक जिंदगी इसमें समा गई। अज्ञात ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और वहीं बारिश के मौसम में सड़क पर खतरे काफी बढ़ जाते हैं। बावजूद इसके लोग लापरवाही से बाज नहीं आते या सबक नहीं लेते। उसके बाद कई बार जिंदगी मुश्किल में पड़ ही जाती है या फंस जाती है। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से है, आइए देखते हैं। कार सवार लोगों ने कसा नदी के उफान को दरकिनार किया और डूबे हुए पुल से आगे जाने की कोशिश की, लेकिन पानी की ताकत के आगे मशीन का जोर नहीं चला। सभी गाड़ी समेत बह गए। कार डूब रही थी और 3 जिंदगियां उसमें फंसी थी। किनारे खड़े लोग हैरान परेशान से मंजर को देख रहे थे। फिर कार सवार लोगों ने हिम्मत दिखाई, जान बचाने के लिए गाड़ी से कूद गए। तीनों तैराक थे, नदी के थपेड़ों से जूझते हुए किनारे तक पहुंच गए। इतना खतरा मोल लेने के बावजूद जिंदगी बच गई, ये बड़ी बात थी। लेकिन गाड़ी धीरे धीरे पानी में डूबती चली गई।
लहरों के साथ बह गई। सलमान खान फायरिंग केस में बड़ा मोड़ आया है। अनमोल बिश्नोई ने सरेंडर की अनुमति मांगी है। मुंबई के विशेष मकोका कोर्ट में दाखिल की है अर्जी और तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश होने की मांग की गई है। अनमोल एनआईए के एक अन्य केस में तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद है। तो सलमान खान फायरिंग केस में यह बड़ा मोड़, जहां अनमोल बिश्नोई के सरेंडर की अनुमति। अब ये ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर, क्योंकि अनमोल बिश्नोई ने सरेंडर की अनुमति मांगी है। ये बड़ी खबर है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के मुंबई स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई फायरिंग के मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। इस हाई प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी अनमोल बिश्नोई ने मुंबई की विशेष मकोका अदालत में याचिका दाखिल कर सरेंडर की अनुमति मांगी है। अनमोल ने अपने वकीलों के माध्यम से कोर्ट को बताया कि वो न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होना चाहता है और निष्पक्ष सुनवाई के लिए अदालत के सामने पेश होना चाहता है। फिलहाल अनमोल बिश्नोई राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के एक अन्य मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की गई है ताकि उसे शारीरिक रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जा सके। 14 अप्रैल 2024 को बांद्रा स्थित सलमान खान के घर के बाहर बाइक सवार 2 शूटरों ने फायरिंग की थी। मुंबई पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि इस पूरी साजिश के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गिरोह था और चार्जशीट में अनमोल बिश्नोई की कथित भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव में सियासी कसरत काफी तेज हो गई है। चुनाव के लिए सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होगा। कांग्रेस ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अगर बराबरी का व्यवहार करेगी तो वो साथ आएंगे। उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से बड़ा भाई थी और रहेगी। खींचतान तो है, कैसे फिर से बात बनेगी, सवाल यह है।